नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कनिष्ठ अभियंता कृषि जो हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाना है, उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे, और ना ही आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरो तो आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर छोटी सी भी होती है तो उससे आपके समस्याएं बढ़ सकती है। इससे अच्छा है कि आप हम एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। कुछ समय लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें दस्तावेज सत्यापन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। उनके साथ साथ मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि मैंने 3-4 भर्ती परीक्षाओं में अपना दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं। जैसे एलडीसी 2018 हो गई, एलडीसी 2017 हाई कोर्ट हो गया, ग्राम सेवक अभिगत में, उससे पहले कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह, इन सभी में मैंने दस्तावेज सत्यापन का व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवबोध को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जितनी भी दस्तावेज सत्यापन संबंधित और ज्वाइनिंग से संबंधित जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। और दस्तावेज सत्यापन जब तक होगा, आपको संपूर्ण सहायता हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा, और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। ये मेरा खास तौर पर आपसे निवेदन है। अब बात करते हैं हम आज कनिष्ठ अभियंता कृषि जो हैं जूनियर इंजीनियर जो हैं जेईन भर्ती जो है कृषि वालों की, उनके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रीन पर। आपके सामने जो ये फॉर्म भरा जा रहा है, ये फॉर्म जो है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर जो स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरा गया था, RSMSB द्वारा ही करवाई गई थी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा। उसके अंदर जिस प्रकार से अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, एकदम कंप्लीट जो फॉर्म था वो मैं आपके सामने भरा हुआ दिखाऊंगा। उसी अनुसार आपको ऑनलाइन पूरा कंप्लीट भरना है। और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट और प्रत्येक डाउट का समाधान हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। और आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है। और मैं 100% गारंटी लेकर कहता हूँ, अगर आपने हमारे वीडियो ध्यान से अगर देख लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। आपको अगर इस बात का अगर यकीन नहीं हो तो आप जाकर हमारे पूर्व के जो दस्तावेज सत्यापन संबंधित वीडियोज़ हैं उनके कमेंट एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए कि किस प्रकार अभ्यर्थियों को सहायता मिली और किस प्रकार से उन्होंने इस बात को भी माना है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, ये मेरा सबसे बड़ा निवेदन रहेगा। सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि इस वीडियो की कितनी अहमियत थी आपके लिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। और मेरा यही अनुरोध है कि आप अगर हो सके तो आपको पीसी या लैपटॉप से इस फॉर्म को पढ़ना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। पीसी और लैपटॉप के अंदर सबसे पहले सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र इसलिए बेस्ट है कि कई बार दूसरे ब्राउज़र्स में कुछ ऑप्शंस जो है वो शो नहीं होते हैं, समस्याएं आती है। तो इसके लिए मेरा ये निवेदन रहेगा, अपडेटेड आपका क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करना है पीसी या लैपटॉप के अंदर। मोबाइल से बच्चे जितना हो सके आपको पीसी या लैपटॉप के अंदर उसको ओपन करना है। मोबाइल से भी कर सकते हो ज़्यादा, लेकिन मोबाइल में कुछ समस्याएं आएंगी, तो इसकी बजाय आप पीसी या लैपटॉप पे करें या ई मित्र वाले से करवाएं। तो भी आपको ये वीडियो देखा हुआ होना ज़रूरी है, क्योंकि ई मित्र वाले को इतना नॉलेज नहीं होता कि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो इसकी जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप उस ई मित्र वाले को बता सकोगे और अपना फॉर्म अच्छे से भरवा सकोगे। तो चलिए हम बात करते हैं क्रोम ब्राउज़र जैसे ओपन करोगे, आपको सिंपली गूगल में जाना है, उसके अंदर एसएसओ लिखना है। एसएसओ को लॉगिन करना आपको सभी स्टूडेंट्स को आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगली स्क्रीन आएगी, जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगी। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है, सिंपली आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अगली स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो अगली स्क्रीन कुछ इस प्रकार से रहेगी आपके पास में। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, और उस विंडो के अंदर आपके ये सबसे लास्ट में जो दे रखा है ये डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन होगी जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म से संबंधित होगी। जैसे जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसकी जगह आपको लिखा रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर।
तो उसके सामने अप्लाई नाउ का ये बटन रहेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस ब्लू टिक को टिक करके ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन इस प्रकार से ओपन होगी। एक और पॉपअप स्क्रीन ओपन होगी, उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट ओके नहीं कर सकते, आपको पहले इस लिंक को एक बार ओपन करना ही होगा। लिंक को जैसे ओपन करोगे, लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ का जो आपको प्रिंट में है, आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा। स्टूडेंट फॉर्म से संबंधित पीडीएफ है, इसमें दिशा निर्देश लिखे हुए हैं, जो मोस्टली दिशा निर्देश जो है पुराने हैं, ओल्ड है, अपडेटेड नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ऑफलाइन जब भरते थे उस समय ये काम आती थी, तो इसका ज़्यादा इतना महत्व नहीं। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। अब बात करते हैं, फिर आपको वापस बैक आना है। जैसे बैक आओगे आपके सामने वही सेम स्क्रीन रहेगी, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये बेसिक डिटेल का फॉर्म का फर्स्ट जो स्टेप है बेसिक डिटेल, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। बेसिक डिटेल में मोस्टली डाटा जो आपका OTR से, आपका जो OTR करोगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब शुरुआत में आप जब फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो आपको OTR करना पड़ेगा। OTR से आपकी लगभग जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी सारी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। देखिए जैसे जिस प्रकार से इसमें रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं, आवेदन पत्र का क्रमांक वगैरह है, तो मेरिट क्रमांक तो अंतिम परिणाम तो परिणाम के लिए होता है, जो आपके इसमें नहीं भरना है। फिर पद कोड है कि आपकी एक ही पद है उसमें, तो इसलिए पद कोड भी आपको वैकेंट ही रखना है, कुछ नहीं भरना इसमें। और यहाँ ग्राम विकास अधिकारी जगह आपका आ जाएगा कनिष्ठ अभियंता कृषि, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विभाग का नाम आ जाएगा, आवेदक का पूरा नाम। और यहाँ पर मोस्टली जो है सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स आपके फॉर्म से ली जाएगी, जो आपने फॉर्म भरा था उससे। आपको सिर्फ यहाँ पे हिंदी में नाम ज़रूर आपको भरने होते हैं, बाकी सारी डिटेल्स जो वहाँ से ली जाती है। आप एक बार डिटेल्स सारी रीचेक कर लेना, कोई अगर त्रुटि हो तो उसके लिए आपको मैं अलग से बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार से ये जो बेसिक डिटेल का पेज है, आपको मोस्टली इसमें कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल्स जो है आपकी ऑटोमेटिक वहाँ से फेच की जाएगी और वो आ जाएगी। अब बात करते हैं अगले पेज पे चलते हैं अपन। इसको इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये पत्र व्यवहार का पता, जन्म स्थान वगैरह, मूल निवास वगैरह, स्थायी पता वगैरह, नॉर्मल बेसिक डिटेल है। उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है इसके अंदर ये आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा आपका सेव एंड नेक्स्ट का बटन जो है, यहाँ पर क्लिक कर देना आपको। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब अगला पेज जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित है। आप इसको ध्यान से देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित है और किस प्रकार से क्या करना है मैं आपको शुरू से अंत तक पूरा बताऊंगा। तो आपके सामने इस प्रकार से ये पेज रहेगा। सबसे पहले जो ब्लू टिक है वो सिर्फ एक पे ही रहेगा, फर्स्ट पे रहेगा, मैट्रिक और हाई स्कूल सेकेंडरी पर रहेगा। ध्यान से यहाँ पे आपको पूरा ध्यान लगा के बातों को सुनना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैट्रिक हाई स्कूल के ऊपर आप जैसे ब्लू टिक पे क्लिक करोगे RBC हो जाएगा अपना, राजस्थान RBC बोर्ड जो है, अगर RBC है तो CBSE है तो CBSE हो जाएगा। और ऐच्छिक सब्जेक्ट जो है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा अगर नहीं है तो। और वर्ष जो आपका जिस वर्ष में आपने की, अनुक्रमांक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अनुक्रमांक का मतलब क्या होता है। अनुक्रमांक का मतलब है सिंपली आपकी मार्कशीट में जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो रोल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। फिर फेस डिटेल यहाँ पे जो भी है, ये बटन जो है जैसे धुंधला सा हो रखा है ना, क्लिक टू फेस वाला, आपको उस समय ये धुंधला नहीं रहेगा, ये डार्क रहेगा। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो फेच हो जाएगी और आपका जो डाटा है वो उसमें वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होगी जिस पे आपके जो मार्कशीट के डेटा लिखे रहेंगे, अगर वो करेक्ट है तो आपको वेरीफाई कर देना है और ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। सारे डाटा आ जाएंगे आपके, जैसे मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, आपके ईयर वगैरह आ जाएंगे, प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह सारे आ जाएंगे। और लास्ट में आपकी एक PDF अपलोड हुई, ऑटोमेटिक PDF अपलोड होगी ऐसे। अब बात करते हैं हायर सेकेंडरी 12th। इसी प्रकार से 12th पे ब्लू टिक करना है, बोर्ड का नाम पढ़ना है, विश्वविद्यालय का नाम पढ़ना है, और ऐसी कुछ आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स है वो भर के उसका वर्ष लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है और सेम वही क्लिक फेच करना है और वही ऑटोमेटिक आपका बोर्ड से आपका डायरेक्ट यहाँ पे फेच हो जाएगा डाटा। अब बात करता हूँ एक फेच नहीं होने की समस्या जो आएगी आप ऑनलाइन जब भरोगे कि भाई 10वीं की भर्ती 12वीं फेच नहीं हो रही है, तो उसमें अंदर आपको कुछ नहीं करना। पहले सिंपली 10वीं की जो डिटेल्स है वो फेच करनी है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, वापस बैक आना है, फिर 12th की डिटेल्स आपको फेच करनी है। मोस्टली 10th और 12th की ही डिटेल फेच होती है, ग्रेजुएशन की बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ की डेटा जो है यहाँ पे फेच होता है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है, जो स्नातक की डिग्री की अगर यहाँ मार्कशीट जो फेच नहीं हो रही है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मैनुअली सारी डाटा आपको डाल लेना है। एक बार आप जब यहाँ तक डाल दोगे, अनुक्रमांक तक डाटा डालने के बाद में जैसे आप क्लिक टू फेच करोगे तो आपको वो नोट फेच्ड बताएगी। तो उसके बाद में जो आगे के ऑप्शन है वो सारे वाइट हो जाएंगे। उसके अंदर आप मैन्युअली परसेंटेज वगैरह करके सारे मार्क्स वगैरह डाल के, और सबसे लास्ट में आपको एक PDF अपलोड करनी रहेगी डॉक्यूमेंट की। जब आप मैन्युअली करोगे तो आपको PDF अपलोड करनी रहेगी, और PDF जो होनी चाहिए वो 100 KB की होनी चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो आपको लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स की PDF बनानी है, वो 100 KB के अंदर ही बनानी है। तो इसी प्रकार आपके जो स्नातक होगी, स्नातक तो आपके जो हैं कनिष्ठ जो अभियंता है, अभियंता जो एग्रीकल्चर वाली जो आपके होनी चाहिए स्नातक डिग्री, तो वो स्नातक डिग्री आपके यहाँ पे मैनुअली आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उससे डाटा वो जो फेस नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली अपलोड कर देनी है, 10वीं 12वीं और स्नातक। इसके अलावा अगर आपके पास MA MCOM MSc या मास्टर डिग्री है तो उसको यहाँ पे आपको जैसे यहाँ ब्लू टिक नहीं है तो यहाँ ब्लू टिक करके सारी डिटेल जैसे ओपन हो जाएगी, फिर आपको क्रम वाइज आपको सारी डिटेल भरनी है, फेच करना है। फेच नहीं होती है तो फिर आगे के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आपको मैनुअली डाल के, मैनुअली का मतलब होता है खुद से करना, ऑटोमेटिक फेच नहीं हो तो आपको खुद से सारी डाटा जो है आपको एक एक करके डालना है और लास्ट में आपको PDF अपलोड करनी है 100 KB की। इसी प्रकार अगर B.Ed और शिक्षा शास्त्री है, अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और पात्रता अगर परीक्षा आपने कोई पास कर रखी हो, जैसे नेट है, सेट है, गेट है, केट है, तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे इसमें कंप्यूटर डाल रखा है तो अगर आपके पास भी कंप्यूटर की कोई डिग्री वगैरह हो एक्स्ट्रा जो है तो उसको यहाँ ब्लू टिक को करके ये ओपन हो जाएंगी, कॉलम वाइट हो जाएंगी, तो फिर आप इसके अंदर मैनुअली, जैसे यहाँ मैनुअली कंप्यूटर लिखा है तो आपके पास अगर अदर कोई कंप्यूटर से संबंधित या कोई भी जो भी डिग्री है आप यहाँ पे उसको मैनुअली दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली आपको क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं इसको आपका नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, जो इधर का स्लाइड करके पेज दिखाता हूँ कि स्लाइड करने के बाद में वो किस तरह से होगा। मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपको, देखना आप। ये देखिए स्लाइड करने के बाद में आपके पास सामने इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए आप, ये क्लिक टू फेच वाला दिखा, क्लिक टू फेच के बाद में ये देखो परसेंटेज वगैरह, ये 600, ये सारे ऑटोमेटिक फेच हो जाते हैं। जब 10वीं की मार्कशीट आप डालते हो, 10वीं और 12वीं, तो ऑटोमेटिक फेच हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाता है, जो डाउनलोड करके देख सकते हो। आपकी 10वीं की मार्कशीट होती है, 12वीं की मार्कशीट होती है। अगर जो डाटा मैनुअली फिल करते हो ना, मैनुअली जिसके अंदर, तो आपको यहाँ PDF अपलोड करनी होती है। जैसे ये देखो, ये PDF है ना यहाँ पे अपलोड की हुई, तो आपको यहाँ PDF अपलोड करनी होती है। ये देखिए चूज़ फाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चूज़ फाइल में आप क्लिक करके अपनी PDF अपलोड कर सकते हो। मैनुअली के अंदर ये आपको कुछ नहीं डालना, जैसे परसेंटेज डाल दिया, उसके बाद कुल अंक डाल दिए, प्राप्तांक डाल दिए, प्रतिशत वगैरह डाल दिया, कोर्स हो गया कितने में, अगर स्नातक है तो 3 साल की तो 36 महीने हो जाएंगे, 4 साल की तो उसमें 12 से गुना करके 4 साल के बराबर डाल देंगे। और जारी दिनांक, जारी दिनांक जो होती है आपके नीचे नीचे जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट के जस्ट नीचे बॉटम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी जारी दिनांक होती है, जो रिजल्ट डेट लिखी हुई थी। इशू डेट और रिजल्ट डेट कईयों की अलग अलग होती है, कईयों की सेम ही होती है, एक ही डेट होती है, वो ये सेम डेट, वो आपको यहाँ पे जारी दिनांक में डालना है। और PDF आपको मैनुअली अपलोड करनी है। जो फेच नहीं होते डाटा वो आपको PDF मैनुअली अपलोड करनी है। और PDF जो होनी चाहिए 100 KB की होनी चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ पे 2 मैनुअली फिल की हुई है, जैसे एक तो BSc के अंदर, स्नातक के अंदर मैनुअली फिल की हुई है, एक RSCIT है जो वो मैनुअली फिल की गई है। ये ग्राम विकास अधिकारी का जो है ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है, तो इसलिए आप ये टेंशन नहीं लें कि भैया हमारे तो RSCIT ज़रूरी नहीं है तो हम क्यों भरें, या ये यहाँ पे भरी हुई तो हमें भी भरनी होगी क्या, तो वो आपके लिए लागू नहीं होता। आपके लिए स्नातक यहाँ पे BSc नहीं लागू होता। आपके लिए जो अभियांत्रिकी के अंदर जो है, कृषि के अंदर अभियांत्रिकी डिग्री है स्नातक की, वो यहाँ पर आपकी लगेगी। और यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो ये था स्लाइड करने के बाद का पेज, जो क्वालिफिकेशन का सेकंड नंबर का स्टेप था क्वालिफिकेशन का, उसका इधर का पेज था। अब जैसे ही आप ये डिटेल डालोगे उसके बाद में नीचे आता है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा। अगर आप अपेयरिंग थे तो आपको ये डिटेल, आपको ये जो टिक है इसको ब्लू टिक कर दोगे। जैसे ही ब्लू करोगे ये नीचे का जो कॉलम है वो खुल जाएगा, और खुलते ही आपको वो डिटेल्स फिल करनी है। आप अपेयरिंग थे तो कौन सी क्लास में अपेयरिंग थे और क्या था क्या नहीं था, वो यहाँ डिटेल में फिल करनी है। इंटर्नशिप वगैरह इसमें कुछ होता नहीं है, अगर लागू है आप पे तो आप भर सकते हो, उपाधि डिप्लोमा, अगर इंटर्नशिप की कोई बात है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका किसी मेडिकल काउंसिल या नर्सिंग काउंसिल में है तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको नहीं भरना है। अगर आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैक लिस्ट या विवर्जित किया गया तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एंट्री फिल करनी होती है। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप अगले पेज पे पहुँच जाओ। अगला पेज जो रहने वाला है वो है आइडेंटिफिकेशन और क्लोजर। आइडेंटिफिकेशन और एनक्लोजर से पहले एक्सपीरियंस का पेज है, जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। एक्सपीरियंस का जो है सीधी भर्तियों में एक्सपीरियंस का ज़्यादा इसमें होता नहीं है, तो जिनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है उनमें भरना होता है। तो इसमें एक्सपीरियंस डिटेल वाले 3rd नंबर स्टेप के अंदर आपको कुछ नहीं भरना है, आपको है जैसे खाली छोड़ के सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में जो 4th नंबर का जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन और क्लोजर। एनक्लोजर के अंदर आप कुछ नहीं करना है, फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो और साइन का जो रेशियो रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, फ़ोटो जो होनी चाहिए 50 KB, मिनिमम 50 KB, मैक्सिमम 100 KB।
और सिग्नेचर जो है मिनिमम 20 KB मैक्सिमम 50 KB वो अपलोड करने हैं। सिंपली अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, एप्लीकेंट चेक लिस्ट। इसके अंदर मैं आपको 100% जो है डाउट और कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी वो आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका एक चीज़ मैं कुछ आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके अनुसार आप कर लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे ए नंबर ये देखो लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के अनिवार्य ये शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वतानुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। तो सर्वतानुरूप करना है जिनके मतलब जैसे उसमें अभियांत्रिकी में स्नातक मांगा हुआ है, कृषि अभियांत्रिकी में, आपके कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक है तो आपको सर्वतानुरूप करना है। यदि उससे भिन्न कोई समकक्ष है तो आपको उससे भिन्न समकक्ष करना है। ये अपने आप पर लागू करना है, आपके पास जो दस्तावेज अवेलेबल है उसके अनुसार करना है। अब दूसरा बी नंबर जो है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की। तो ये उनके लिए जिन्होंने अपेयरिंग भरा था उनके लिए आ जाएगा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में, और जो अपेयरिंग नहीं भरा था जिनके पास डिग्री थी वो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त। ये हो गया। यदि सी नंबर है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। अगर आवेदन की अंतिम तिथि तक आप उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके थे, अगर परीक्षा में सम्मिलित हो चुके तो आपको बढ़ना है कि भाई अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित। ये अपेयरिंग वालों के लिए जो आप पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुझ पर लागू होता है कौन सा नहीं लागू होता। जिनकी डिग्री परीक्षा के फॉर्म भरने से पहले जिनके पास में अभियांत्रिकी में स्नातक की जो डिग्री और जो फाइनल ईयर था वो कंप्लीट हो चुका था, उनके लिए जो भरना है वो है एक तो शर्तानुरूप, एक आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त, और एक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित। और अगर जैसे इसमें एक सिस्टम रहेगा कि अगर आप मान लो ऑनलाइन जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप अगर इनमें से कुछ खाली छोड़ते हो तो वो आगे नहीं जाएगा, वो आगे फिल नहीं हो पाएगा, मतलब आपके सेव एंड नेक्स्ट आगे वाले पेज में नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको ये 500 पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आपके अगर जा रहा है कुछ खाली छोड़ने के बाद भी जा रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जो आपके ऊपर लागू होता है केवल उसी पर ब्लू करना है। जैसे इसमें 500 में ब्लू इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो था ग्राम विकास अधिकारी में ऑनलाइन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था 500, मतलब को अगर किसी को खाली अगर वैकेंट छोड़ते हैं तो ये आगे एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसमें भी आपको सेम करना है। अगर जो अपेयरिंग वाले हैं उनके ऊपर अपेयरिंग वाले चीज़ें लागू होगी, उनको उसी पर ब्लू टिक करना है। और जो अपेयरिंग वाले नहीं हैं उनको अपने जो कंप्लीट डिग्री होने के जो ऑप्शंस है उन पर क्लिक करना है। ये आपको पढ़ना है और अपने ऊपर लेके करना है। जो अपेयरिंग है उनके लिए अपेयरिंग वाले भरने हैं और जो अपेयरिंग नहीं है उनके लिए जो बिना अपेयरिंग वाले भरने हैं। ये तो था शैक्षणिक योग्यता संबंधित। अब बात करते हैं श्रेणी और वर्ग से संबंधित। श्रेणी और वर्ग में सिंपली है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको ऐसे ही जैसे दे रखा है, अभ्यर्थी आवेदन में प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उसे भिन्न श्रेणी में तो उसी श्रेणी में है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का तो क्या आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित था तो आवेदन की तिथि से पूर्व आ चुका था। अब यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, राजस्थान का मूल निवासी है, ऐसे लिखना, इस पर क्लिक करना है। तो ये तीनों इसमें पढ़ने श्रेणी और वर्ग में। टीएसपी एरिया का अगर कोई है तो टीएसपी एरिया वाला टीएसपी एरिया के अंदर इसमें हाँ या नहीं कर देगा। और अनुभव इसमें कुछ है नहीं, तो अनुभव अगर किसी के पास हो कुछ किसी प्रकार का तो वो अनुभव अपना यहाँ इसमें बता सकता है। बाकी मोस्टली 99.9% लोगों के पास इस भर्ती से संबंधित कोई अनुभव नहीं होता, तो उनको कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं नीचे आयु के अंदर आपको सिंपली एक तो आपको विज्ञप्ति के अंदर जो निर्धारित तिथि को जो आयु, मतलब आप जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन जो आपने एग्ज़ाम के लिए, उस फॉर्म में से एज इट इज़ है आपको वर्ष माह और दिन लिखने हैं। और विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा लिखनी है, आपको न्यूनतम 18 अधिकतम 40 लिखनी है। उसके बाद में ये श्रेणी के अंदर छूट जो है आयु सीमा में छूट के लिए जो है, जो अगर कोई अधिकतम मैक्सिमम एज में जो अगर कोई छूट लेता है अधिकतम आयु में, तो ये उसके लिए अपने सिंपली किसी को कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इसमें आयु में छूट नहीं लेते हैं, जो छूट ले रहे हैं उनके लिए ही हैं ये। तो जिनके लिए जो छूट ले रहे हैं वो अपनी संबंधित कैटेगरी को पढ़ के उस पर सामने टिक कर दें। अब बात करते हैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अगली स्लाइड में अगले पेज पे पहुंच जाओगे। अगली जो स्टेप है कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, वो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक और हाई स्कूल और सेकेंडरी। इसमें क्या करना है, तो जैसे 2009 से समथिंग पहले जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट था 10वीं और 12वीं का वो अलग लगाता था, छोटी छोटी मार्कशीट आती थी और छोटे छोटे से उनके साथ ही सर्टिफिकेट आती थी। 2009-10 के बाद में बड़ी वाली मार्कशीट आने लगी। जिनके पास बड़ी वाली मार्कशीट है 10वीं 12वीं की, उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही साथ में है। तो जो शुरुआत में आपने 2 नंबर पेज में क्वालिफिकेशन में जो अपलोड की थी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट,
तो जिनके साथ में बड़ी वाली मार्कशीट है उनको दोनों में एक ही करना है, और जिनके अलग अलग है, मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, उनको 2 नंबर पेज में जो क्वालिफिकेशन डिटेल वाला पेज था ना, उसमें मार्कशीट को अपलोड करना है, और यहाँ पर क्या करना है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो 10वीं का जो सर्टिफिकेट है जिसके पास में, उसके जारी क्रमांक लिखने हैं, दिनांक लिखने हैं। अब जारी क्रमांक क्या होता है? जारी क्रमांक आप जब मार्कशीट को देखोगे तो ऊपर के अंदर, टॉप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्लैक कलर में या रेड कलर के अंदर बड़े बड़े अक्षर लिखे रहेंगे, 6 या 5 या 6 लेटर होते हैं वो, और ब्लैक कलर में या अलग फ़ॉन्ट में लिखे होते हैं, उनको आपको वो जारी क्रमांक होते हैं उनको यहाँ पर लिखना। और दिनांक जो होगी आपके नीचे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट डेट होती है या इशू डेट होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। संलग्न संख्या में सिंपली 1 कर देना है, और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना। जैसे ये चूजन फाइल है, चूज फाइल करके आपको जो फाइल है उसमें बना रखी है वो अपलोड कर देनी है सिंपली। इसी तरह आपको 12th का अपलोड करना है, जारी क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखनी है। 12th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और संलग्न संख्या में 2 डाल के उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद जो आपके स्नातक जो अभियांत्रिकी में, कृषि अभियांत्रिकी में जो स्नातक है आपके पास में, उस स्नातक की जो डिग्री है, डिग्री ना कि मार्कशीट की बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री की यहाँ पे जारी दिनांक लिखनी है, जारी क्रमांक और जारी दिनांक डालना है, और 3 नंबर उसके ऊपर संलग्न संख्या लगा देनी है, और उसका जो PDF है जो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और PDF 100 KB के ही होने चाहिए, 100 KB से ज़्यादा के PDF यहाँ पर नहीं होने चाहिए उनकी साइज़। हर PDF की साइज़ 100 KB ही रखनी है। उसके बाद में आपको, अगर आपने PG वगैरह कर रखी है तो उसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। और डिग्री में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोविजनल और मूल डिग्री दोनों ही मान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है वो है आपका जो अंतिम शिक्षण संस्थान था जहाँ से रेगुलर पढ़ाई की हो। जैसे आपने कॉलेज से जो ग्रेजुएशन की थी अभियांत्रिकी में, जो रेगुलर की थी, तो कॉलेज का आपको यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना है। या आपने जो ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर मान लो मास्टर डिग्री भी की है रेगुलर, तो मास्टर डिग्री वाले कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना। जो भी अंतिम शिक्षण संस्थान जहाँ आपने अंतिम बार पढ़ाई की थी रेगुलर नियमित रूप से, वहाँ उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और उसी की डिटेल डालनी, जारी क्रमांक डालने। जारी क्रमांक जिनके नहीं है वो 01 या 00 कर सकते हैं, और दिनांक डाल देनी है, और चूज फाइल में उसकी PDF बना के आपको अपलोड कर देनी। इसी प्रकार NOC उनके लिए जो वर्तमान में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो उस सरकारी सेवा से संबंधित जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको NOC जो जारी होती है वो NOC जारी करवा कर यहाँ पर उसके सीरियल नंबर, उसकी जारी दिनांक और उसको यहाँ पे चूज फाइल में करना। और संलग्न संख्या जैसे आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाओगे 1 2 3 4 ऐसे करते आपको देनी है संलग्न संख्या। उसके बाद बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र की। मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपके पास है, मूल निवास प्रमाण पत्र के यहाँ पे जो जारी क्रमांक है वो आपको डालना है, जिसमें सिर्फ ओनली लेटर डालने, लेटर जो होंगे वो लेटर्स डालने हैं आपको, न कि अल्फ़ाबेट डालने, अल्फ़ाबेट नहीं डालने, ओनली डिजिट डालने हैं यहाँ पे। जैसे नंबर में जो संख्या दे रखी होगी आपके मूल निवास प्रमाण पत्र की, वो नंबर वाली संख्या यहाँ पर डालनी है। और इसके बाद में यहाँ पर मूल निवास के अंदर जो है वो आपको जारी दिनांक डालनी है, उसके बाद उसको संलग्न संख्या देनी है, और डोमिसाइल के अंदर आगे आपको वो जो चूज फाइल में आपको डोमिसाइल अपलोड कर देना है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र में करना है, जो डिजिट होंगे वो डिजिट ही जारी नंबर में डालने हैं, और उसकी दिनांक डालनी है, दिनांक भी उसी के साथ में नीचे दे रखी होती है, और उसके अंदर संलग्न संख्या देने के बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पर चूज फाइल रहेगा, यहाँ पर अभी अपलोड किया हुआ है, अगर अपलोड किया हुआ नहीं होता तो इस प्रकार से चूज फाइल होता, तो जहाँ यहाँ पर वो कास्ट सर्टिफिकेट डाल देंगे, चूज फाइल करके कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ जैसे अपलोड हो रखा है तो अपलोड करके डालना है। इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र, अगर अन्य प्रमाण पत्र आपके पास कुछ है तो अन्य प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे उसके सीरियल नंबर डालने हैं, और यहाँ जारी दिनांक डालनी है, उसको नंबर दे देना है यहाँ संलग्न संख्या, और यहाँ पर उसकी PDF अपलोड करनी है। इसी प्रकार इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपका फॉर्म जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आपके प्रीव्यू आएगा, यानी कि आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली था, कोई इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, आपको सिंपली इसी तरह से ये पूरा फॉर्म भरना था, और फॉर्म भरने के बाद में आपके सामने प्रीव्यू रहेगा। प्रीव्यू होने के बाद में आपको एक बार सारी डिटेल से एक बार रेपिडली आपको चेक कर लेनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं हो, जैसे आपका नाम हो, फादर नेम हो, सारी डिटेल्स जो मेन आपने जो भी आपने मैनुअली भरी हो, या परसेंटेज वगैरह हो, या आपकी कैटेगरी वगैरह हो, सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। देखने के बाद में आपको फाइनल सबमिशन करना है। फाइनल सबमिशन नहीं करोगे तब तक आप कितनी भी बार एडिट कर सकते हो, इसलिए फाइनल सबमिशन तभी करना है जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि मेरा फॉर्म जो भरा है मैंने वो पूरा सही है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सारा फॉर्म को समझ के पढ़ना है। और फिर यहाँ पे जब तक नहीं करोगे तब तक नॉट सबमिटेड ये आएगी फीस। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे ये जो दे रखा है यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट में क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म जो होगा फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट से पहले फ़ीस भरी जाएगी। फ़ीस जो है वो 100 रुपये रहेगी, और आप अगर किसी माध्यम से भरते हैं तो लगभग 110 रुपये आपके कटेंगे। इस प्रकार से आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो भरा जाएगा।
अब बात करता हूँ स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में जो प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट से संबंधित मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। तो इसमें जो मेन जो चीज़ें थी वो ज़्यादा कुछ फास्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो समस्या आने वाली थी वो थी पद कोड की। तो पद कोड आप 01 भी भर सकते हो और नहीं भरो तो भी खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद एक आता है मेरिट नंबर। तो मेरिट नंबर आपको अभी तक नहीं मिला, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको मेरिट क्रमांक मिलेंगे, तो इसमें भरना नहीं है। इस प्रकार से ये बेसिक डिटेल्स थी, सारी मैंने बता दी किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है ऑनलाइन भरने से संबंधित तो आपको मेरे को कमेंट माध्यम से बता देना है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा और समस्या का समाधान कर देंगे। अब प्रिंट जब आप ये पूरी PDF जो बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आपके पास प्रिंट निकलेगा तो उसमें 10 पेज आएंगे इस स्क्रूटनी फॉर्म के जो आपने ऑनलाइन भरा है। कुछ नहीं करना है आपको, उसको है जैसे रखना है जैसा आपने ऑनलाइन भरा है, उसके अंदर कुछ भी आपको मैनुअली नहीं भरना है। उसके साथ में 2 पेज का आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म 2 पेज का आएगा। वो किस प्रकार से भरना है वो मैं बता देता हूँ आपको अभी। अटेस्टेशन फॉर्म वो आपको मैनुअली भरना है। 2 अटेस्टेशन फॉर्म 2 भरने हैं। 2 पेज का एक अटेस्टेशन फॉर्म है। इस प्रकार से 2 अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरने हैं। 4 पेज हो जाएंगे। 2 अटेस्टेशन फॉर्म भरने हैं और आपको खुद के हाथ से पेन से भरने हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए, कि किस प्रकार से क्या करना है, भरना है। ये देखिए, जो आपका ऑनलाइन प्रिंट निकलेगा उसके साथ में ये अटेस्टेशन फॉर्म भी निकलेंगे। 2 पेज रहेंगे अटेस्टेशन फॉर्म के। ये पहला पेज है, इस प्रकार से रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चिपकानी है और उस पर सिग्नेचर करना है। ये यहाँ पे आपको चिपकानी है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से करने हैं, जैसे आधा सिग्नेचर जो पेज पे रह जाएगा, आधा सिग्नेचर फोटो पे हो जाएगा। इस प्रकार से सिग्नेचर करने हैं और आपको फोटो चिपकानी है। दोनों पे चिपकानी है, एक फोटो दोनों पर, और दोनों पे साइन कर देने हैं। उसके बाद सिंपली ये देखिए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, जैसे नेम, सरनेम। नेम आपका जो हो जाएगा, सरनेम जो आपकी जो आप सरनेम लगाते हो वो, रोल नंबर हो जाएंगे, मेरिट क्रमांक आपको कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ना है। उसके बाद अगर बात करें प्रेजेंट एड्रेस के अंदर, जो एड्रेस जो आपका जो है ये आपको पता ही है वो कौन सा प्रेजेंट एड्रेस वो आपको भरना है। विलेज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पिन कोड हो जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस होने के बाद में ये होम एड्रेस की बात करें तो होम एड्रेस जो आपका है वही सेम, अगर दोनों सेम है प्रेजेंट और होम एड्रेस तो दोनों सेम भर देने, और अगर सेम नहीं है तो अलग अलग है तो वो अलग अलग भर देने। उसके बाद ये 4th नंबर पॉइंट आता है जो मोस्टली आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको नॉट एप्लीकेबल ऐसे करके आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब इसको करने का कारण क्या है कि इसमें लिखा हुआ है जैसे पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 ईयर। 5 सालों में अगर आप कहीं पे 1 साल से ज़्यादा अगर कहीं रहे हो तो उसके विवरण देना। तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इसको अगर नहीं भरो तो भी चलेगा। तो 4th नंबर को मोस्टली आपको ब्लैंक ही रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट जो है फादर डिटेल की। फादर डिटेल में फादर का नेम आ जाएगा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, और परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा। प्रोफेशन जो आपके अगर फादर जैसे फार्मर है तो फार्मर हो जाएगा, सर्विस में है तो सर्विस मैन हो जाएगा। जो भी आपका प्रोफेशन है वो भर देना। अगर सर्विस में है तो उसके अंदर यहाँ पे आपको एक तो डेजिग्नेशन मतलब जो पद है कि भाई कौन से पद पे लगे हैं। टीचर है तो टीचर हो जाएगा, अध्यापक 3rd ग्रेड है तो 3rd ग्रेड हो जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक हो जाएंगे, लेक्चरर जो स्कूल व्याख्याता वगैरह तो व्याख्याता वगैरह हो जाएगा पद। और उसके बाद में ऑफिशियल एड्रेस, जो उनका एड्रेस जो है उनके पद जो ऑफिस का एड्रेस है वो ऑफिशियल एड्रेस उनका लिखना है। उसके बाद बात करते हैं नेशनलिटी का जो बात करते हैं अपन, जैसे फादर की इंडियन ही रहेगी, मदर इंडियन, हस्बैंड वाइफ जो भी सारे हैं वो इंडियन रहेंगे। और प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड का जो प्लेस है बर्थ का, और वाइफ है तो वाइफ। अगर मैरिड वालों कैंडिडेट के लिए ये ज़्यादा लागू होते हैं, उनके लिए लागू है। फिर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो आपकी डेट हो जाएगी, मंथ हो जाएगी, ईयर हो जाएगी। प्रजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उसके अंदर जो एज लिखी हुई है वो यहाँ पे 8 डिजिट जो आपने पहले फॉर्म के अंदर भरी थी वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। और एज एट मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं जब आपने की थी, 10वीं क्लास में जब आपकी क्या एज थी वो यहाँ पे भरनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड। प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है आपको, और डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और स्टेट लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट नागौर, जैसे आपका नागौर हो तो नागौर, जयपुर हो तो जयपुर, जो भी हो आपको डिस्ट्रिक्ट बनना है। स्टेट राजस्थान हो ही जाएगा, और अदर स्टेट गए तो अदर स्टेट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बनना है। स्टेट योर रिलीजन, यहाँ पे धर्म पढ़ना है, जो आपका हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जैन है तो जैन, जो भी आपका धर्म है वो आपको करना है। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप SC ST से संबंधित तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यस या नो करना है, कुछ नहीं करना है आपको।
अब बात करते हैं इसके सेकंड पेज की। तो फर्स्ट पेज में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपली डिटेल्स है, आपको बस आराम से और सारी की सारी किस में पढ़नी है, कैपिटल लेटर में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल लेटर के अंदर, ध्यान रखना, प्लीज़ राइट इन द ब्लॉक कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में सारी जानकारी पढ़नी है। उसके बाद सेकंड पेज की बात करते हैं। सेकंड पेज जो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, ये देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल और कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल की आयु से जो भी आप स्कूल और कॉलेज पढ़े हो उनको लिखना है। तो आपको ज़्यादा में इसमें आपको वो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं कि 15 साल की एज में कहाँ कहाँ पढ़े या 15 साल की एज के बाद में कहाँ कहाँ पढ़े। तो आप सिंपली इसके अंदर ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कक्षा 10 से 12, कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएशन, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी तो पीजी की भी डाल सकते हो, और बीएड वगैरह कर रखी तो वो भी डाल सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने नेम ऑफ स्कूल डालना है, उसका एड्रेस डालना है। जैसे फर्स्ट के अंदर आपने 10th की जो स्कूल है उसका एड्रेस और स्कूल का नाम डाल दिया, विलेज डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, नाम हो गया और एड्रेस हो गया स्कूल का। फिर डेट ऑफ एंट्री, जिस डेट ऑफ एंट्री के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जुलाई महीना करना है आपको 1 जुलाई, क्योंकि आप स्कूल में जाके पूछोगे नहीं कि मेरा एडमिशन कब हुआ है, तो इसलिए आपको 1 जुलाई डालना है, 1 जुलाई। और ईयर जो आपकी मार्कशीट पे लिखा है उससे जस्ट पहले वाला ईयर आ जाएगा, क्योंकि जो सत्र चलता है, जैसे 12-13 हो गया, 11-12 हो गया, तो यहाँ पे 1 जुलाई, जैसे 11-12, अगर 12 में अगर मार्कशीट पे 12 लिखा है तो आपको यहाँ पर 1 जुलाई 2011 लिखना है। डेट ऑफ लिविंग जो है, डेट ऑफ लिविंग जो आपकी मार्कशीट पे रिजल्ट डेट या इशू डेट लिखी हुई है ना मार्कशीट के अंदर जब नीचे की साइड में देखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेट ऑफ लिविंग में आपको वो डेट डालनी है जो मार्कशीट पे लिखी है। और एग्जामिनेशन जो पास डे, जैसे 10वीं पास की तो 10वीं लिख सकते हो, 12वीं पास की तो यहाँ 12वीं, जैसे यहाँ पे 10th क्लास का है तो 10th की आप यहाँ डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 12th की करनी है, 12th के स्कूल का नेम और एड्रेस डालनी है, डेट ऑफ एंट्री वही 1 जुलाई हो जाएगी, डेट ऑफ लिविंग हो जाएगी जो आपके मार्कशीट पे दे रखी है, और एग्जामिनेशन पास 12th हो जाएगा। इसी प्रकार आपको स्नातक की जो अभी आपने कृषि अभियांत्रिकी में जो स्नातक कर रखी है उसकी डालनी है, डेट ऑफ एंट्रिंग हो जाएगी, डेट ऑफ लिविंग हो जाएगी, एग्जामिनेशन पास हो जाएगी। डेट ऑफ एंट्रिंग जो सेशन पे भी डिपेंड करती है, तो जिनके सेशन जैसे मोस्टली जुलाई के अंदर होता है, अपने राजस्थान के अंदर आरबीसी की जो स्कूल्स हैं उसमें जुलाई में होता है। तो अगर आपका बोर्ड अलग हो और उनका सेशन अगर किसी और मंथ में स्टार्ट होता है तो उस मंथ के हिसाब से भी आप डेट ऑफ एंट्रिंग डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। अब बात करते हैं, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पे भी अगर आपने जॉब की हुई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड और डिस्क्रिप्शन और वर्क। अगर किसी ने कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रखी तो वो उसको डालना ही नहीं है, और जिन्होंने कर रखी है उसको आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। अब हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और मोस्टली जो है सब नो ही लिखते हैं। अगर यस हो तो आपको ये पर्टिकुलर जो है सेक्शन भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू और 2 रेफरेंसेस टू वूम यू आर नोन। अब इनको इसके अंदर जो आपको 2 आपके लोकेलिटी मतलब आपके जो एरिया है, आप जहाँ रहते हो वो क्षेत्र विशेष के अंदर उसके आसपास के जो भी आपके 2 नॉन परिचित व्यक्ति हैं जो आपको जानते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके 2 के नाम लिखने। 2 में आप फैमिली के भी लिख सकते हो, जैसे फैमिली में दूर के जो अंकल वगैरह हैं उनके लिख सकते हो, आपके गांव के सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, किसी के भी नॉन जो व्यक्ति है आपका उसका नाम लिख सकते हो आप। इन सबको लिखने के बाद में डेट एंड प्लेस डाल देना है। यहाँ कैंडिडेट की सिग्नेचर हो जाएंगी, ये देखिए आप कैंडिडेट के सिग्नेचर हो गए। यहाँ सिग्नेचर करने के बाद में आपको ये सिंपली एक सर्टिफिकेट है जो गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड जो आपके लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर होते हैं, प्रिंसिपल हैं और डॉक्टर वगैरह हैं, तो आप इनसे साइन करवा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली कुछ नहीं है ज़्यादातर, उसका सिग्नेचर होगा, उसके डिजिग्नेशन स्टेट होगा, एड्रेस होगा, और रबर का स्टाम्प जो होता है, स्टैम्प मतलब मुहर लगेगी, सील जो होती है उसकी सील लगेगी। और यहाँ पर सिंपली सर्टिफाइड डेट, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका फादर का नेम या हस्बैंड है तो हस्बैंड का नेम, और यहाँ पर लास्ट वो जो ईयर्स कितने ईयर से जो गजेटेड अधिकारी जो साइन करेगा वो आपके यहाँ पर लिखेगा मैं इतने सालों से जानता हूँ, और ये चीज़ें हो जाएगी और उसके साइन सील हो जाएंगी, प्लेस एंड डेट हो जाएगी। इस प्रकार से ये 2 पेज का आपका अटेस्टेशन फॉर्म था, इस प्रकार से आपको फिल करना है। और सभी जो है एंट्रीज़ वो इंग्लिश में करनी है और कैपिटल लेटर में करनी है। तो ये हो गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अब हम कुछ जनरली बातें कर लेते हैं। जनरली बातें करने के लिए चलते हैं। जनरली बातों में सबसे पहली जो है अनुक्रमांक क्या होता है। तो अनुक्रमांक रोल नंबर होते हैं, और ये आपको 2 नंबर पेज जो पेज नंबर 2 है क्वालिफिकेशन में वहाँ पर एंटर करने होते हैं। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, और रोल नंबर आपको पेज नंबर 2 में क्वालिफिकेशन में अपलोड करने हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से सेट करने हैं। तो सबसे पहले जो बात करता हूँ मैं कि आपको 2 सेट के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म के प्रिंट निकालने हैं। 2 सेट के अंदर 2 ही आपके उसकी जो फ़ीस की रसीद होगी, दोनों सेट के साथ में एक फीस की रसीद।
2 ही अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएंगे स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में, एक दोनों के साथ में। दोनों स्क्रूटनी फॉर्म पर आप जो है आपके जो साइन वगैरह कुछ करने नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी उसके अंदर हो रखी होगी। और अटेस्टेशन फॉर्म में दोनों में आप एक गजेटेड अधिकारी से साइन करवा सकते हैं और अलग अलग से भी आप करवा सकते हैं, जैसे चाहो आप करवा सकते हो। इनके अलावा आपका ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म जो आपने कनिष्ठ अभियंता का भरा था कृषि के लिए, जो स्टार्टिंग के अंदर जो SSO पर आपके अवेलेबल है, वो आप उसके साथ में। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड, जो लिखित परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है, वो भी आपको साथ में रखना है एक। इनके दो सेट आपको तैयार करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग रखने हैं और ये जो है इनको साथ में रखना है। अब इनके साथ में 10वीं 12वीं और स्नातक की जो मार्कशीट है और डिग्री है, ग्रेजुएशन की आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर जो भी है, सारी की सारी डिग्री और सारी मार्कशीट और डिग्री आपको साथ में। डिग्री आपके पास प्रोविजनल है तो भी चलेगी और मूल डिग्री है तो भी चलेगी, दोनों के साथ में इनकी सभी की कॉपीज़ लगेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र में जैसे EWS है, EWS वालों के लिए EWS, और OBC वालों के लिए OBC वालों के लिए OBC सर्टिफिकेट, MBC वालों के लिए MBC, और SC ST वालों के लिए SC ST सर्टिफिकेट। जनरल के अंदर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। इनके अलावा आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो आपके 3 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे। एक चरित्र प्रमाण पत्र जो होगा लास्ट इंस्टीट्यूट का होगा, दोनों के अंदर आपको फोटोकॉपी लगानी है इसकी, और जो आपका 2 गजेटेड द्वारा आपको बनवाने हैं चरित्र प्रमाण पत्र, उनके अंदर 2 गजेटेड अधिकारी के साइन करवाने, अलग अलग 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने, और दोनों को एक सेट के साथ ओरिजिनल लगाने और एक सेट के साथ फोटोकॉपीज़ लगानी। ये तो हो गए मेन दस्तावेज। इनके अलावा अगर कोई विवाहित है तो उनको विवाह प्रमाण पत्र, और जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय दर्शाई है उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है। जिन्होंने 2.5 लाख से कम अगर आय दर्शाई है तो उनको क्या देना है, आय का प्रमाण पत्र देना है। 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनेगा और नोटरी होगी और 2 गजेटेड अधिकारियों के उसमें साइन होंगे, और पिता के नाम से बनेगा। जिनके पिता नहीं उनके माता के नाम से, और जिनके माता पिता दोनों नहीं उनके स्वयं के नाम से बनेगा, और पत्नी के जो है पति के नाम का बनेगा। इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा अगर जो मेरिट है और सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है मेरिट सर्टिफिकेट, तो आप उसके लिए एफिडेविट दे सकते हैं। और करेक्शन है, अगर आपके किसी भी प्रकार का कैटेगरी से संबंधित है या 2.5 लाख से आय आपकी कम नहीं थी फिर भी आपने कम दर्शा दिए, तो उससे संबंधित भी आपको एफिडेविट, करेक्शन का कोई एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। यदि आपके नाम में किसी प्रकार का कोई करेक्शन है, जैसे 10वीं में कुछ और है, 12वीं में कुछ और है, या ग्रेजुएशन में कोई है मिसमैच है, तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट तैयार करके देना पड़ेगा। इनके अलावा जैसे अभी हाल ही में जो दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, जैसे ग्राम सेवक हो गया, कंप्यूटर निदेशक हो गया, तो इनमें जो दस्तावेज सत्यापन की टीम है उनके द्वारा जो कुछ एफिडेविट मांगे जा रहे हैं, जैसे संतान का, दहेज का, धूम्रपान का, मोस्टली ये जो है एफिडेविट जो होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम देने होते हैं, लेकिन कई बार जो दस्तावेज सत्यापन की टीम द्वारा मांगे जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो है एक ही पेज, एक ही स्टाम्प पेपर पर आपको चारों बनवा लेना है। दहेज का, संतान का और धूम्रपान का, तीनों चारों एक ही पेज पे बन जाएंगे। दहेज का चाहे लड़का हो लड़की हो दोनों को देना है, विवाहित हो अविवाहित हो दोनों को देना है। संतान का भी विवाहित और अविवाहित दोनों को देना है। इस प्रकार से ये आपका जो है एफिडेविट बन जाएगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना है, और ये भी आपको साथ में लेके जाना ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे। और भी अगर इनके अलावा कोई करेक्शन होता है तो वो भी आप करेक्शन के लिए भी आपको एफिडेविट दे सकते हैं। इनके अलावा जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स से संबंधित उनका, विधवा है तो विधवा से संबंधित, और परित्यक्ता तो परित्यक्ता संबंधित, और पीएच कैंडिडेट है तो उनको पीएच से संबंधित सर्टिफिकेट भी अपने साथ में लेके जाने हैं। फोटोकॉपीज़ दोनों सेट के साथ लगानी है और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की। इनके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण जो अपडेट है हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर पल हमेशा सबसे पहले दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।